वेलकम बैक टू रिएक्ट कोर्स पार्ट 2। यहाँ हम सीख रहे हैं रिएक्ट विद नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क, मतलब रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस साथ साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, साथ ही हमने इंस्टॉल किया नेक्स्ट.जेएस। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट और सीखने वाले हैं एक एक चीज को बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था। अब हम देखते हैं इसमें आगे कैसे काम करेंगे। यहाँ से सारा कोड क्लीन कर देते हैं। अभी हम इमेज यूज़ नहीं कर रहे, इसे हटा देते हैं अभी। और ये है हमारा CSS page.module.css। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे page.module.css ये डॉट मॉड्यूल क्या है। तो कोई बात नहीं, इसे भी हम समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे रिएक्ट या यूँ कहें कि नेक्स्ट.जेएस हम इस तरह से सीखेंगे कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो भी हमारे लिए यूज़फुल हैं वो सारा उसके अंदर यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमें मालूम होगा कि किसका क्या यूज़ है। लाइक अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, तो ऐसे में हमें ये समझना मुश्किल होता है कि इनका यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सारा यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक एक मेथड को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं टू डू लिस्ट का डेटा। कॉन्स्ट टू डूज एरे, यहाँ पे की देते हैं टाइटल और इसका वैल्यू देते हैं रिएक्ट इन्वायरमेंट सेटअप। आईडी कर देते हैं 1 और यहाँ देते हैं इस कंप्लीट, करते हैं फॉल्स। यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा पहला आइटम। अब इसे करते हैं कॉपी पेस्ट। इसका टाइटल करते हैं चेंज, लिखते हैं रिएक्ट इंस्टॉलेशन। इसका आईडी देते हैं 2। इस कंप्लीट को अभी रखते हैं फॉल्स। इसे एक और कॉपी करते हैं, इसका भी टाइटल करते हैं चेंज अंडरस्टैंड रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आईडी करते हैं 3। इस कंप्लीट फॉल्स। एक और कॉपी करते हैं रन रिएक्ट प्रोजेक्ट, आईडी 4। इस कंप्लीट फॉल्स। ये हमारे पास रेडी हो गया है टू डू का डेटा जो है एक एरे और जिसके अंदर हैं 4 आइटम्स। अब इस पेज को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे यूज़ हुआ है ये एक्सटर्नल CSS जिसे किया है इंपोर्ट, और यहाँ बनाया मैंने अभी टू डू का डेटा। और ये है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम जो कि है हमारा पेज। तो रिएक्ट में इसे हम क्या करते थे कि app.js में इंपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे app.js नाम का कोई भी फाइल नहीं है। इसका मतलब इसे हमें कहीं भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ एक और पेज क्रिएट करते हैं और इसे समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे src फोल्डर के अंदर बनाते हैं एक पेजेस नाम का फोल्डर, पेजेस, और इसके अंदर क्रिएट करते हैं फाइल about.js। अब यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन about रिटर्न, यहाँ पे देते हैं हेडिंग वेलकम टू अबाउट पेज। ये हमारा हो गया है कंपोनेंट रेडी। अब इसे करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब हमारा अबाउट पेज हो गया रेडी। नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो पेज होता है वो रिएक्ट कंपोनेंट ही होता है। तो इसे चेक करने के लिए जो हमारा ये फाइल नेम है इसी नेम से हमें एक्सेस करना होगा ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे करते हैं चेक, लिखते हैं /about और ये हमारे पास आ चुका है वेलकम टू अबाउट पेज। तो ये हमारा पेज हो चुका है क्रिएट। इसी तरह से एक और पेज बनाते हैं, इसी को करते हैं कॉपी और लिखते हैं सर्विसेज और यहाँ पे कर देते हैं सर्विसेज। ये फंक्शन का नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फाइल नेम से ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज और ये आ चुका है वेलकम टू सर्विस पेज। तो कुछ इस तरह से हमारा बनता है पेज। अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। तो अभी के लिए इसे कर देते हैं डिलीट और इसे हम देखेंगे बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और पेजेस की। तो यहाँ पे आ गया इंटरनल सर्वर एरर क्योंकि हमारे पास ये पेज नहीं है। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं और इस टू डू लिस्ट को करते हैं यहाँ पे प्रिंट। तो किसी भी एरे डेटा लिस्ट को दिखाने के लिए हमारे पास होते हैं कई सारे लूप के फंक्शन, लेकिन जो रिएक्ट में यूज़ होता है वो होता है मैप। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैप। तो सबसे पहले इसका हेडिंग चेंज कर लेते हैं टू डू लिस्ट। अब यहाँ पर आते हैं एक्टिव टू डू डॉट मैप और यहाँ पे बनाएंगे एरो फंक्शन और यहाँ पे पास करेंगे आइटम जो कि हमें आइटम रिटर्न करके देगा, जिसके थ्रू हम इन सारे आइटम को एक्सेस कर पाएंगे।
और यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर हम देंगे इंडेक्स का वैल्यू idx, और यहाँ करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसे li में li। तो यहाँ हमें शो कराना होगा टू डू का टाइटल, उसके लिए लिखेंगे आइटम डॉट टाइटल। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ चुका है टू डू का लिस्ट। तो यहाँ पे 4 आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो ये एरर है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो ये क्या है, रिएक्ट के अंदर जो भी हमारा आइटम है उसका एक यूनिक की होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा आइटम है। तो यहाँ पे हमें देना होगा की, और यहाँ पे हम देंगे idx। तो ये यूनिक हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सबका इंडेक्स वैल्यू अलग होगा 0 1 2 3। अब ये एरर हमारा यहाँ से चला गया है। ये ज़रूरी नहीं कि की में हम इंडेक्स वैल्यू को ही यूज़ करें, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कुछ और यूज़ करें, लाइक हम आईडी यूज़ करें या फिर कुछ और यूनिक जो हमें आइटम से मिलता हो। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी भी है जो एक यूनिक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आइटम डॉट ID, और इसे यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमारा सेम होगा और कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास हमेशा आईडी नहीं होता है और कभी कभी हो सकता है कि टाइटल भी सेम हो, तो इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया जाता है, और बेसिक लेवल पे एज ए की इंडेक्स ही यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ हम एज ए की इंडेक्स ही यूज़ करते हैं, idx। तो इस तरह से मैप फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी एरे लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ये जो भी कोड है ये सारा जावास्क्रिप्ट है, चाहे ये इंपोर्ट है, एरे है, ये फंक्शन है या फिर ये मैप है। तो इसीलिए रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट अच्छे लेवल का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस में हम किस तरह से CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास हैं 2 ऑप्शन। एक तो पहला हमारा रेगुलर CSS जैसे हम यूज़ करते हैं, और एक है हमारे पास मॉड्यूल CSS। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों को यहाँ पे पहले यूज़ करके देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हम जैसे रेगुलर CSS यूज़ करते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिस्ट को दिखाया है li में, तो यहाँ पे इसे UL से कर देते हैं रैप, और यहाँ पे ऐड करते हैं क्लास नेम लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है page.module.css, जो कि यहाँ पे ये फाइल है। तो पहले इसे रेगुलर CSS बना देते हैं, यहाँ से मॉड्यूल को हटाते हैं, और अब हमारा ये हो गया रेगुलर CSS। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसे यहाँ पे मिल नहीं रहा है ये फाइल, तो इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है पेज नाम का क्लास, जो कि यहाँ पे इसे यूज़ किया गया है। तो ये हमारा मॉड्यूल CSS को यूज़ करने का तरीका है। तो इसे हम रेगुलर क्लास की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ से ये हटा देते हैं स्टाइल्स फ्रॉम, और ये हो गया इंपोर्ट, और ये हमारा स्टाइल फिर से हो गया चेंज। तो पहले रेगुलर CSS में स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मॉड्यूल CSS किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से रेगुलर CSS से डिफरेंट है। अब चलते हैं CSS फाइल पे, और यहाँ से ये सारा कोड हटाते हैं, इसको करते हैं चेंज। सबसे पहले विड्थ देते हैं 800, मार्जिन 0 ऑटो। यहाँ पे करते हैं पैडिंग, टॉप से देते हैं 50, लेफ्ट राइट 0, बॉटम 50। कुछ इस तरह से आ चुका है हमारा पेज व्यू। अब लिस्ट की करते हैं स्टाइलिंग, लिस्ट, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें यहीं पे दिखे। इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे एक्सेस करते हैं li लिस्ट स्टाइल नन, यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, कर देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल 0। कुछ इस तरह से आ गया है हमारा टू डू लिस्ट का व्यू। अब इसे करते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ देखते हैं क्लास नेम। तो यहाँ हमारे पास है पेज, जो हमारा रेगुलर क्लास नेम है, और ये हमारा है लिस्ट। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मॉड्यूल CSS में, और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इस फाइल को करते हैं रीनेम, लिखते हैं .module.css। तो ये हमारे पास एरर आ चुका है क्योंकि यहाँ पे फाइल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे करते हैं .module.css, लेकिन यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा स्टाइल्स फ्रॉम, और अब हमें इसे यूज़ करना होगा इस तरह से styles.page। तो ये हमारा हो गया क्लास नेम एज ए ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं
स्टाइल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और उसके अंदर ये पेज हो गया उसका क्लास नेम। और उसी तरह से यहाँ पे स्टाइल्स डॉट लिस्ट। तो यहाँ हमारा आउटपुट सेम है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्लास नेम हमारा कुछ इस तरह से है, पेज अंडरस्कोर और यहाँ पे कुछ नंबर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन रेंडमली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी पेज अंडरस्कोर लिस्ट और कुछ रेंडम टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये जो स्टार्टिंग है पेज, ये हमारा है फाइल नेम, ये है फाइल नेम अंडरस्कोर पेज, ये हमारा हो गया क्लास नेम और उसके बाद डबल अंडरस्कोर रेंडम नंबर और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन, ये हमारा रेंडमली नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सपोज हमारे पास पेज नाम का कहीं और भी क्लास बना हुआ है, किसी और कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है या किसी पेज में यूज़ हो रहा है या फिर ग्लोबल CSS में ही बना हुआ है, तो ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका क्लास नेम होता है फाइल नेम, क्लास नेम और रेंडमली कुछ टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन। तो ये कभी भी और किसी दूसरे पेज या कंपोनेंट के क्लास नेम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर क्लास नेम सेम भी हुआ तो भी। इसका दूसरा बेनिफिट है कि इसे कंपोनेंट लेवल CSS की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि हर कंपोनेंट के साथ एक स्टाइल शीट होता है, जो कि काफ़ी क्लीन और इजी टू यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उतने ही क्लासेस होते हैं जो हमारे पेज या कंपोनेंट में यूज़ हो रहे हैं और इस तरह से हमारा सब कुछ सेपरेट होता है और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है। तो ये है हमारा मॉड्यूल CSS और रेगुलर CSS में डिफरेंस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ होता है एक ग्लोबल CSS, जिसे हम पूरे पेज को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से रिएक्ट या नेक्स्ट.js में हम स्टाइलिंग कर सकते हैं और CSS को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके थ्रू हम CSS को रिएक्ट या नेक्स्ट.js में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट.js का डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्टाइलिंग पे और यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है CSS मॉड्यूल्स, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे है ग्लोबल CSS जो हमारा रेगुलर CSS होता है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं टेलविंड CSS जो कि एक CSS का फ्रेमवर्क है, और हम यूज़ कर सकते हैं सास जो कि एक CSS प्रोसेसर है, जिसके थ्रू हम CSS के अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, CSS को नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग्स। हालांकि अब ये इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमारा जो रेगुलर CSS है उसमें भी ये सारे फीचर्स आ चुके हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं CSS को डायरेक्टली इन JS। अभी के लिए इन सब को स्किप करते हैं, इसे किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।